हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो है 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4th जो है, जिसका कि नाम है जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो हम पढ़ रहे थे। और हमारे लगभग सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें एक टॉपिक छोटा सा बचा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो छोटा सा टॉपिक बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वो हम आज पढ़ने वाले हैं, है ना। और उसके बाद में हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक टॉपिक और हमारा बचता है जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। वो कभी मैं करवा दूंगी, और वैसे उसकी क्लास मैंने पहले भी डाल रखी है, पहले ही यूट्यूब के ऊपर, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। वरना इतना कोई हार्ड टॉपिक नहीं है उसमें, बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा, है ना, डिजीज जो है वो किससे होता है, उसका रोग कारक क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसके, है ना, बचाव के उपाय क्या है, बस वो पढ़ना है आपको, है ना। तो वो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, तो बच्चे अपने आप ही कर लेते हैं, उसमें कोई है नहीं खास। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाना चाहती हूँ मैं, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है बंध्यता। बंध्यता, या फिर इसी को अपन इंग्लिश में कहते हैं इनफर्टिलिटी, ठीक है। और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, इसी को जनन अक्षमता, जनन अक्षमता भी कहते हैं। जनन अक्षमता हो गया, या इनफर्टिलिटी हो गया, या बंध्यता हो गया, है ना, वो सभी के सभी एक ही नाम है। इसका सभी का अर्थ एक ही है, इनफर्टिलिटी, लिटी। चलो, ठीक है। ये है क्या, आखिरकार ये है क्या, देखो। बंध्यता या जनन अक्षमता या फिर इनफर्टिलिटी का अगर हम बात करें, इसे नॉर्मली हमारी भाषा में इसे बांझपन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? बांझपन भी कहा जाता है। इनफर्टिलिटी को हमारी भाषा में क्या कहा जाता है? बांझपन। और आपने कई बार ये नाम सुना भी होगा। जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है, बांझपन का अर्थ ये होता है कि कोई जनक जो है, जनक, या हम यूं भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसे दंपति जिसकी शादी हो चुकी है और वो बच्चा चाहते हैं, शादी के बाद में वो चाहते हैं कि भाई उनकी भी संतान हो, उनका भी परिवार आगे बढ़े, है ना, उनका भी वंश आगे बढ़े, तो वो बच्चा पैदा करना चाहते हैं। लेकिन उनके बच्चा हो नहीं रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है क्या? अब ऐसा नहीं कि बच्चा नहीं हो रहा मतलब 1-2 महीने के अंदर ही बच्चा नहीं हो रहा, नहीं। हो सकता है कई समय हो गया हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कई ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हो, और उनका जो है वो बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हैं। इस कंडीशन को अपन ये कहते हैं बंध्यता या जनन अक्षमता, ठीक है। इसका अगर हम नॉर्मली बात करें तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? शिशु उत्पन्न करने की उत्पन्न करने की पूर्ण अयोग्यता, पूर्ण अयोग्यता। इसका अर्थ क्या हो जाएगा भैया? शिशु उत्पन्न करने की पूर्ण अयोग्यता, ठीक है। ये इसका अर्थ हो गया, इसका अर्थ हो गया शिशु उत्पन्न करने की पूर्ण अयोग्यता, यानी कि अब वो बच्चा तो चाहते हैं लेकिन बच्चा हो नहीं पा रहा है। इसे अपन कहेंगे शिशु उत्पन्न करने की पूर्ण अयोग्यता, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया हम अच्छा, ये तो क्या हो गया? बंध्यता या जनन अक्षमता। अब इसकी बात करते हैं कि कारण क्या हो सकते हैं अगर उनका बच्चा नहीं हो पा रहा है, या इस बंध्यता का जो है वो कारण क्या हो सकता है? कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि ये शारीरिक हो, यानी शरीर की कोई बीमारी हो, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा हो। मानसिक, बहुत ज्यादा लोग आजकल तनाव लेने लग गए हैं, है ना, बहुत ज्यादा तनाव में रहने लगे, टेंशन इतनी सारी हो गई, किसी को नौकरी की टेंशन टेंशन किसी को अपनी शादी की टेंशन, किसी को घर परिवार की टेंशन, इतनी ज्यादा टेंशन की वजह से भी वो माता पिता नहीं बन पाते हैं, है ना। इसका मतलब वो मानसिक कारण की वजह से भी उनमें बंध्यता उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, ठीक है। इसके अलावा दवाइयों, अगर मान लो कोई दवाई ले रहे हैं वो, है ना, जैसे हमने पिल्स वगैरह भी पढ़ी थी, उनका भी पार्श्व प्रभाव हो सकता है, यानी कि रसायन का पार्श्व प्रभाव हो गया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि औषधियां, मान लो दवाइयां हैं, औषधियां हैं, ठीक है, तो औषधियों का पार्श्व प्रभाव, औषधियों का पार्श्व प्रभाव, साइड इफेक्ट हो सकता है कोई दवाई का, पार्श्व प्रभाव, ये सारे के सारे कारण हो सकते हैं, है ना। इनकी वजह से भी वो माता पिता नहीं बन पा रहे हों, ठीक है, बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हो। निवारण की अगर हम बात करें कि क्या इसका कोई इलाज है क्या? भाई उनको बच्चा चाहिए, खुद का बच्चा चाहिए, ठीक है।
वैसे तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि भाई गोद ले लेते हैं, लेकिन कुछ चाहते हैं कि नहीं हमारा खुद का बच्चा हो, है ना? और इसका कोई इलाज है क्या? या खुद का बच्चा हो सकता है क्या? ये सब वंध्यता होने के बावजूद भी क्या वो माता-पिता बन सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। क्या है? हाँ, कि भई हाँ, वो बच्चा पैदा कर सकते हैं, वो जनन कर सकते हैं, वो माता-पिता बन सकते हैं। किसकी वजह से? कैसे बनेंगे? तो उसका एक उपाय है क्या? उसका उपाय है आर्ट, आर्ट। अब आप कहोगे आर्ट मतलब? आर्ट का मतलब पूरा नाम होता है असिस्टेड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। ये तो हो गया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब बात करते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो हिंदी मीडियम वालों की अगर हम बात करें तो भैया हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे इसको? हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे सहायक सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। क्या बोलेंगे? सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। ये है इसका उपाय, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। और आज का मेन टॉपिक हमारा यही है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। इसमें होता क्या है कि वह माता पिता या वह दंपति जो माता पिता बनना चाहते हैं, जो बच्चा पैदा करना चाहते हैं, लेकिन उनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, उनके लिए एक प्रकार का वरदान है ये सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। एक प्रकार का वरदान है, ठीक है, जिसकी वजह से वो भी माता पिता बन सकते हैं, वो भी अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें बताती हूँ, जैसे कि मान लीजिए बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चे बोलते हैं कि मैडम ऐसा क्या कारण है, जैसे कि मान लो कि नर के अंदर और मादा के अंदर क्या। अच्छा, पहली चीज तो ये कि बच्चा पैदा नहीं कर पाना सिर्फ और सिर्फ महिला की कमी नहीं है, या महिला में ही ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि सिर्फ बहुत बार ऐसा होता है ना समाज में, कहा जाता है कि भाई ये तो इस महिला की प्रॉब्लम है, इसी में कुछ दिक्कत है, ये बच्चा पैदा नहीं कर पा रही, ऐसा बहुत बार होता है। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ ये महिला की दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत पुरुषों में भी हो सकती है, मेल के अंदर भी ये दिक्कत हो सकती है। अभी मैं आपको जैसे बताती हूँ मेल के अंदर क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। तो देखिए, अगर हम बात करें नर के अंदर, नर के अंदर तो नर में भी क्या ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि जिससे वो पिता ना बन पाए, उनको बच्चा नहीं हो पाए? बिल्कुल हो सकती है। ऐसी क्या प्रॉब्लम है भैया? तो सुनिएगा ध्यान से। प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि वो व्यक्ति शराब ज्यादा पीता हो। क्या पीता हो? शराब ज्यादा पीता हो। ठीक है, शराब का ज्यादा सेवन करता हो। इसकी वजह से क्या होगा, जब कोई व्यक्ति शराब का ज्यादा सेवन करता है तो उसके अंदर शुक्राणु जो है वो कम बनने लग जाते हैं। शुक्राणु कम बनने लग जाते हैं। ठीक है, जब शुक्राणु ही बहुत कम बनेंगे तो वो अंडाणु तक क्या ही पहुंचेंगे। भाई आपको पता है एक नॉर्मल इजैकुलेशन के अंदर 200 से 300 मिलियन शुक्राणु बाहर निकलते हैं, उसमें से पहुंचते कितने? 100-200 ही पहुंचते हैं, 200 के समथिंग पहुंचते हैं। अब पहले ही अगर मान लीजिए शुक्राणु ही कम बनने लग गए तो फिर अंडाणु तक क्या पहुंचेंगे? कुछ नहीं पहुंचेंगे। अब नहीं पहुंचेंगे तो फिर वो निषेचन की कैसे प्रक्रिया कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो वो बच्चा कंसीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो शराब के ज्यादा सेवन की वजह से शुक्राणु की जो मात्रा होती है, शुक्राणु उत्पादन जो होता है ना, वो क्या होता है, शुक्राणु कम बनने लग जाते हैं। ठीक है। अच्छा, दो आपको यहाँ पर एक टर्म पढ़ाई जाती है, एक तो आता है एजूस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया, इससे रिलेटेड कुछ शब्द है, वो शब्दावली पढ़ा रही हूँ मैं आपको। एक तो आता है एजूस्पर्मिया और एक आता है ओलिगो जूस्पर्मिया। ओलिगो जूस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया का मतलब होता है शुक्राणु का नहीं बन पाना। शुक्राणु का नहीं बन पाना, नहीं बन पाना। ये क्या है? ये भैया ये एजूस्पर्मिया है, शुक्राणु का नहीं बन पाया। ओलिगोजूस्पर्मिया का मतलब क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण कम होना या शुक्राणु कम बनना, कम बनना। ठीक है, ये होता है ओलिगोजूस्पर्मिया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या दिक्कतें हो सकती है पुरुषों में? तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा तनाव ले रहा है, बहुत ज्यादा तनाव। ध्यान रखना कि किसी व्यक्ति का अगर तनाव बढ़ता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा तनाव में है, तो उसमें शुक्राणु की मात्रा जो होती है
वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तनाव बढ़ेगा तो शुक्राणु क्या हो जाएंगे, बनना कम हो जाएंगे। ये भी एक दिक्कत हो सकती है ना। तो तनाव की वजह से भी ये हो सकता है। इसके अलावा मान लीजिए कि उसके जो मेल है, मान लो है ना, मेल के लिंग में तनाव नहीं होना, लिंग के अंदर तनाव उत्पन्न नहीं होना, ये कारण भी हो सकता है। अगर लिंग में तनाव उत्पन्न नहीं होगा तो वो योनि की गहराई में ज्यादा प्रवेश नहीं कर पाएगा और जिससे शुक्राणु जो है वो गहराई तक नहीं जा पाएंगे, ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाएंगे। तो इससे होगा क्या, इससे वेजाइना की आपको पता ही है कि किस तरह का वेजाइना का एनवायरनमेंट होता है, तो वह एनवायरनमेंट जो होगा वो शुक्राणु के लिए भारी पड़ जाएगा और शुक्राणु ज्यादा से ज्यादा खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि वृषण कोश में कभी कभी वृषण कोश में पानी भर जाना, वृषण कोश में पानी भर जाना, जिसकी वजह से होता क्या है, वृषण कोश में सूजन आ जाती है। वृषण कोश में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। जैसे शुक्राणु उत्पादन सही नहीं होता है, शुक्राणु बन ही नहीं पाता है। ठीक है, ये बनेंगे तो बहुत कम बनेंगे। इतने सारे कारण हो सकते हैं नर के अंदर जिसकी वजह से वो पिता नहीं बन पाता है। अब हम बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं में क्या क्या हो सकता है, एक मादा के अंदर क्या कारण हो सकते हैं जिससे कि वो माता नहीं बन पा रही, माता नहीं बन पा रही, यानी मम्मी नहीं बन पा रही है। तो ये हो सकता है कि भैया ध्यान से सुनना, अधिक आयु जब होने लग जाती है, अधिक आयु, महिलाओं की अधिक आयु के साथ साथ में अंडाणु की, है ना, अंडाणु की जो मात्रा होती है, अंडाणु बनने की मात्रा वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपको सभी को पता ही है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अंडाणु बनना कम हो जाएंगे और एक एज ऐसी आती है जब अंडाणु बनना बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं, मेनोपॉज के टाइम पे। 48 से 50 वर्ष की उम्र में मेनोपॉज जब होता है तो अंडाणु का निर्माण बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो वैसे वैसे अंडाणु बनना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा कई बार पीसीओडी का, एक रोग ही होता है एक तरह का, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। क्या नाम है इसका, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये क्या होता है, कई बार आप लोगों ने नाम सुना होगा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें होता क्या है, आप सभी को पता है कि जो अंडाशय होता है, ये अंडाशय, मान लो ये अंडाशय, अंडाशय के अंदर छोटी छोटी सी क्या पड़ी होती है, फोलिकल पड़ी होती है। इस तरह से ये फोलिकल पड़ी होती है और इस फोलिकल्स के अंदर जो है ग्रोथ करता है क्या, अंडाणु। इन फोलिकल के अंदर क्या करता है, ग्रोथ, अंडाणु। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इस प्रकार का रोग है जिसके अंदर इसमें अंडाशय में इन फोलिकल की वृद्धि नहीं हो पाती है, फोलिकल ग्रोथ नहीं करती है, उसकी जगह पर छोटी छोटी सी सिस्ट बन जाती है। और सिस्ट का मतलब ऐसी संरचना जिसमें द्रव द्रव भरा होता है ना, कुल मिलाकर ये नहीं बन पाएगी, ऐसी संरचनाएं बन जाती है जिसमें द्रव भरा होता है, अंडाणु का विकास नहीं हो पाता है ना, ना फोलिकल्स बन पाती है ना अंडाणु का विकास हो पाता है, तो अंडाणु बनेगा ही नहीं, इस बीमारी में अंडाणु बनेगा ही नहीं। इसे कहते हैं पीसीओडी, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। कई महिलाओं में ज्यादातर देखने को मिलती है। तो अंडाणु ही नहीं बन पा रहा है तो फिर तो निषेचन का का होगा, फिर वो कैसे मम्मी बन पाएगी। ठीक है। इसके अलावा आपने एक और नाम सुना होगा, इसके अलावा होता है एक पीआईडी, पीआईडी इसको हम कहते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। इसमें क्या होता है, इसके अंदर पेल्विक रीजन जो होता है, श्रोणी क्षेत्र जो होता है, श्रोणी क्षेत्र के अंदर सूजन आ जाती है, श्रोणी क्षेत्र में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो आपने पढ़ रखा है, जैसे कि ये है गर्भाशय, ठीक है, ये गर्भाशय और ये क्या है, ये है फेलोपियन ट्यूब। तो ये फेलोपियन ट्यूब जो होती है ना, वो थोड़ी क्या हो जाती है, ये थोड़ी सी मुड़ जाती है। फेलोपियन ट्यूब जो होती है ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, इस प्रकार से ये थोड़ी मुड़ जाती है ना, और इसके अंदर भी सूजन आ जाने की वजह से ये थोड़ी सी पिचक जाती है, फेलोपियन ट्यूब थोड़ी सी पिचक जाती है। अब जब ये पिचक जाएगी तो यहाँ पर जो अंडाशय है ना, इससे अंडाणु जब निकलेगा तो ये आगे की ओर पहुंच ही नहीं पाएगा, आगे की ओर नहीं पहुंच पाएगा। जब आगे की ओर नहीं पहुंच पाएगा, फेलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाएगा, तो फिर शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा कैसे। भले शुक्राणु, मान लो शुक्राणु आ भी गया यहाँ तक, अब ये खुद भी शुक्राणु भी आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि ये पिचक चुकी है, बिल्कुल पिचक चुकी है। तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती, किसमें, पीआईडी में, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के अंदर निषेचन की क्षमता नहीं हो पाती है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं फीमेल के अंदर कि इस वजह से वो मां नहीं बन पा रही। अच्छा, इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं। मान लो कि फीमेल जो है, फीमेल की बॉडी ऐसी है कि वो शुक्राणु को ग्रहण ही नहीं कर पाए, शुक्राणु जैसे ही आते हैं उनको वो मार डालती है। मान लो उसकी पीएच ज्यादा हो गई
है ना? या फिर और भी कोई कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से शुक्राणु आते ही मर रहे हों, या जैसे अभी अपन ने देखा कि भाई अंडाणु नहीं बन पाना, पीसीओडी के अंदर अंडाणु बन ही नहीं पाते हों, ठीक है? तो ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, या फिर हो सकता है कि उसमें अंडाणु तो बन रहा है, लेकिन उसमें भ्रूण का अंतरोपण नहीं हो पा रहा है। एंडोमेट्रियम के अंदर अंतरोपण ही नहीं हो पा रहा है। एंडोमेट्रियम टूट जाती है बार-बार में, अंतरोपण नहीं हो पाता है ना? अबॉर्शन हो जाता है। तो ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं, ठीक है? और मैंने आपको बताया अभी कि इन सभी का इलाज जो है, वो इलाज क्या है? सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ, यानी कि क्या? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में होता क्या है आखिरकार? तो ध्यान से सुनिएगा। इस इन ये एक प्रकार की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या जाता है, नर से शुक्राणु लेकर और मादा से अंडाणु लेकर निषेचन करवाया जाता है बाहर। निषेचन करवा दिया और फिर उसके बाद में चाहे तो भ्रूण को, है ना, चाहे युग्मनज को क्या कर दिया जाता है, फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट करवा दिया जाता है। अभी एक-एक करके पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है? तो निषेचन यहाँ पर बाहर की ओर करवाया जाता है। चलिए, अब उसमें हम बहुत सारी अपने यहाँ पर बहुत सारी चीजें अपने को पढ़नी है, जैसे कि अपने को पढ़ना है क्या? ZIFT, गिफ्ट के बारे में पढ़ रहा है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, वेजाइनल ट्रांसफर के बारे में पढ़ना है, वेजाइनल ट्रांसफर हो गया, ठीक है? और वेजाइनल ट्रांसफर के ही एक प्रकार से हम यूँ कह सकते हैं कि वेजाइनल ट्रांसफर जो होता है, इसी की 2 प्रकार की विधियाँ होती हैं, इसी के अंदर हम पढ़ेंगे भी, वेजाइनल ट्रांसफर के अंदर ही 2 प्रकार की, तो वो भी हमें पढ़नी है। जैसे कि एक हो गया ZIFT गैमेट ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर हो गया। इसके अलावा एक और होता है जैसे IUT हो गया, IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर हो गया, ठीक है? और एक होता है ICSI, ये भी एक प्रकार की एक विधि है। इतनी सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है। चलिए स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? सबसे पहले हम पढ़ेंगे IVF के बारे में। IVF के बारे में। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसी को हिंदी में पात्रे निषेचन भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पात्रे निषेचन भी कहते हैं, ठीक है? और पात्रे निषेचन या फिर इसी को हम अपनी भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। और बहुत सारे बच्चों के मन में ये ख्याल होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब तो ये होता है कि बच्चे को टेस्ट ट्यूब में बाहर बनाएंगे। टेस्ट ट्यूब होता है ना, छोटी सी कांच की, उसमें बच्चे को बनाएंगे और फिर बच्चा ले लेंगे। ऐसा होता है, दिमाग में आता है बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन, है ना? ऐसा ही डाउट आता है, कई बार आए हुए भी है डाउट। तो ऐसा नहीं होता है। अभी हम ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इसमें आखिरकार होता क्या है, IVF में होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा, IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर हो क्या रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें मान लीजिए कि कोई एक नर ले लेते हैं और एक मादा ले लेते हैं, ठीक है? नर और मादा दोनों ले लेते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ले लेते हैं, ठीक है? तो चलिए ये हो गया नर, ठीक है? और हमारी मादा किधर बना लेते हैं? हमारी मादा इधर ही बना लेते हैं। ये बड़ी उदास सी है क्योंकि ये दोनों ही जो हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया हमारा नर और ये हो गई मादा, ठीक है? अब मान लीजिए कि कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से ये दोनों मम्मी पापा नहीं बन पा रहे। हो सकता है कि शुक्राणु को ग्रहण ही नहीं कर पाती वो महिला की बॉडी, है ना? शुक्राणु आते ही मार देती हो। अंडाणु, या फिर हो सकता है कि जैसे अंडाणु ही नहीं बन पा रहा हो उसमें, अंडाणु ही नहीं बन पा रहा हो, ठीक है? ये कारण भी हो सकता है। कुल मिला के ये मम्मी पापा नहीं बन पा रहे। तो इस कंडीशन में किया क्या जाएगा? इस कंडीशन में सबसे पहले तो इस नर से क्या लिए जाएंगे? शुक्राणु लिए जाएंगे। क्या लिए जाएंगे बच्चों? शुक्राणु, यानी कि स्पर्म लिए जा रहे हैं। मान लो कि इसमें शुक्राणु अच्छे खासे बन रहे हैं या कम भी बन रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने भी बन रहे हैं उसमें से कुछ शुक्राणु ले लिए जाएंगे। उन शुक्राणुओं को सबसे पहले हम इकट्ठा कर देंगे इस प्रकार से किसी बर्तन के अंदर। बर्तन का मतलब ये नहीं कि अपने भगोनी के अंदर या किसी में भी इकट्ठा कर दिया, ऐसे नहीं।
ये हमने शुक्राणु ले लिया और इसमें इकट्ठा कर दिया, टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा कर लो, मान लो टेस्ट ट्यूब में ही ले लिया। और फिर क्या करेंगे हम, फीमेल की बॉडी से जो ये मादा है, इस मादा की बॉडी से भी हमें क्या लेना है, मादा की बॉडी से हमें लेना है अंडा। लेकिन अंडाणु अगर मान लो कम बन रहे हैं या नहीं बन पा रहे, कम क्या बन रहे, वैसे एक ही बनता है 1 महीने में, लेकिन मान लो बन ही नहीं पा रहे, तो फिर क्या करें? तो फिर एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले तो इस फीमेल को क्या देंगे, कुछ ऐसे, है ना, कुछ ऐसे हार्मोन देंगे, जैसे कि ऐसे हार्मोन देंगे जिसकी वजह से उसके अंदर अंडाणु का निर्माण होगा। और जब अंडाणु का निर्माण होगा तब इसकी जो अंडाशय है, उस अंडाशय से खींचकर, है ना, जैसे ये मान लो ये वेजाइना हो गई, ये फेलोपियन ट्यूब हो गई, ये फेलोपियन ट्यूब हो गई, ये फिब्री हो गई, ये हो गया अंडाशय, ये अंडाशय हो गया। और इसमें मान लो कि अंडाणु बन गए हैं, इस अंडाशय के अंदर अंडाणु बन गए हैं, ठीक है। और अंडाणु बन गए हैं, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से एक नलिका के द्वारा, किसके द्वारा, एक नलिका के द्वारा इस अंडाशय से अंडाणु को खींच लिया जाता है, बहुत सारे अंडाणु को ले लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भैया बाहर से हार्मोन दे रहे हैं, तो बहुत सारे अंडाणु एक साथ बन जाते हैं, बहुत सारे, है ना। तो खूब सारे अंडाणु को ले लिया जाता है, जितने भी बनते हैं उसमें से ज्यादातर अंडाणु को ले लिया जाता है। और फिर क्या किया जाता है, ध्यान से देखना, फिर क्या किया जाता है भैया, एक पात्र लेंगे, क्या लेंगे हम, एक पात्र लेंगे। लो ये एक पात्र ले लिया हमने, ये हमने एक पात्र ले लिया और इसमें हमने रख दिया क्या, एक तो हमने रख दिया अंडाणु, और इसी के अंदर हम क्या डाल देंगे, हम डाल देंगे शुक्राणु। ये लो, ये हमने शुक्राणु डाल दिया। लेकिन ध्यान रहे, अब हम यहाँ पर ये दोनों को क्या करवाने जा रहे हैं, हम दोनों, इन दोनों को, हम लोग जो है इन दोनों को बाहर, यानी कि शरीर के बाहर, इनके शरीर के बाहर, मादा के शरीर के बाहर, लेब के अंदर इन दोनों को मिलवाने जा रहे हैं, यानी निषेचन करवाने जा रहे हैं। फीमेल की बॉडी में कुछ प्रॉब्लम और तो नहीं हो रहा था, तो ये फीमेल की बॉडी के बाहर निषेचन करवाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था कि निषेचन ऐसे ही नहीं होता है, निषेचन से पहले इसकी अच्छी खासी धुलाई होती है। मतलब शुक्राणु की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसको कमजोर किया जाता है, जिसे अपन कहते हैं क्या, क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि योग्यतार्जन, शुक्राणु का योग्यतार्जन, ठीक है। तो वो किया जाएगा, उसके बाद में इन दोनों को मिलाया जाएगा। जब ये दोनों मिल जाएंगे तब बन जाएगा क्या, तब बन जाएगा युग्मनज। तब क्या बन जाएगा, युग्मनज। तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन तो हुआ, निषेचन की प्रक्रिया तो हुई, लेकिन मादा के शरीर के बाहर हुई। मादा के शरीर के बाहर जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो इसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन या निषेचन इन विट्रो, इन विट्रो शब्द का अर्थ होता है इन द लेब, यानी कि शरीर के बाहर, लेब के अंदर। इन विट्रो का मतलब होता है लेब में, तो लेब के अंदर यहाँ पर क्या हुआ, निषेचन की प्रक्रिया हुई, और निषेचन की वजह से अब यहाँ पर युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। तो युग्मनज अपने पास में यहाँ पर बन जाएगा, ये लो युग्मनज बना दिया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को समझ में आ गया होगा आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर युग्मनज का निर्माण हो गया। अब क्या करेंगे, अब युग्मनज को क्या बाहर ही पड़े रहने देंगे, बाहर ही थोड़ी बड़ा हो जाएगा। क्या लगता है आपको कि भाई अब यहाँ पर निषेचन हो गया तो अब इसको यही रहने दो, यही बच्चा बन जाएगा, फिर ले लेंगे घर पे ले जाएंगे उसको खिलाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ युग्मनज बना है। हाँ, युग्मनज के आगे थोड़ी और कोशिकाएं डेवलपमेंट हो सकता है, कोशिकाओं का तो विकास होगा, खैर ऐसा ही वातावरण दिया जाएगा कि कोशिकाएं बनेगी, नई नई कोशिकाएं बनेगी। और जब आपको पता है कि नई कोशिकाएं बनती है तो उनको अपन ब्लास्टोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। तो यहाँ पर और ब्लास्टोमियर बन जाएंगे। लेकिन अब क्या किया जाएगा, यहाँ पर जब ब्लास्टोमियर बन जाएंगे तो यहाँ ब्लास्टोमियर बन गए तो इसका मतलब हम उसे भ्रूण कह देते हैं। जब ज्यादा ब्लास्टोमियर बन जाते हैं तो अपन उसको भ्रूण कह देते हैं ना। इस भ्रूण को अपन यहाँ से लेंगे और इस फीमेल की बॉडी के अंदर क्या कर देंगे, इंजेक्ट करवा देंगे फीमेल की बॉडी के अंदर, ठीक है। इस भ्रूण को लिया, फीमेल की बॉडी में डाला, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, भ्रूण स्थानांतरण। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अरे इसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो ट्रांसफर कहेंगे, एम्ब्रियो ट्रांसफर कहेंगे। अब इसको मैं इसको हटा रही, इस भ्रूण, इस युग्मनज को लिया अपन ने और फीमेल की बॉडी में डाल दिया, इसको कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर ये बना रही हूँ एक फीमेल का, ये हो गई वेजाइना, ये हो गया, ये वेजाइना, ये फेलोपियन ट्यूब हो गई, ये अंडाशय हो गया, ये फिमरी हो गई, ये लो। अब क्या किया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ये हो गई इसकी एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब यहां से ध्यान से सुनना है, दो चीजें कंडीशन बन सकती है। एक तो 8 ब्लास्टोमियर होने से पहले, 8 ब्लास्टोमियर होने से पहले अगर
उस भ्रूण को कहाँ डाल रहे हैं? इस भ्रूण को मान लीजिए फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल रहे हैं। ये 8 ब्लास्टोमियर से पहले की कंडीशन है। 8 ब्लास्टोमियर से पहले, 8 ब्लास्टोमियर नहीं बने उससे पहले। 8 ब्लास्टोमियर का मतलब क्या है? 8 कोशिकाएं। अरे कोशिकाएं विभाजन होता है ना इनका। ब्लास्टोमियर बनने से पहले पहले इसको क्या डाल दे, मतलब 6 7 बनी हो, 5 बनी हो, जो भी है, इसको पहले पहले 8 से पहले अगर मान लो इसको फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं, तो इसको कहते हैं ZIFT। क्या कहते हैं इसको? ZIFT। ZIFT का पूरा नाम होता है क्या? यहां पर लिख रही हूं ZIFT, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर तो है क्या? ये एक प्रकार का एम्ब्रियो ट्रांसफर है ना। एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी ईटी एक प्रकार का हो गया। क्या एम्ब्रियो ट्रांसफर में एक तो कर रहे हैं हम ZIFT एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर है, हालांकि एम्ब्रियो नहीं है। इसको जब यहाँ पर योगनज बन जाता है, उससे जब कोशिकाएं ज्यादा होने लग जाती है, तो यहाँ से उठाकर इसको बॉडी के अंदर डालना, वो कहलाता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक तो हमने पढ़ा ZIFT, जाइगोट इंट्राफिलिपिन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफिलिपिन ट्रांसफर में क्या होगा? 8 ब्लास्टोमियर से पहले पहले इसको कहाँ डाल दिया जाएगा? इस फिलिपिन ट्यूब में। तो इसे कहेंगे ZIFT, जाइगोट इंट्राफिलिपिन ट्रांसफर। या फिर मान लीजिए कि नहीं, कोई फीमेल कहती है कि ठीक है थोड़े दिन रुक जाती हूँ मैं, उसके बाद चलो एंडोमेट्रियम में ही डाल देना। तो 8 ब्लास्टोमियर से जब ज्यादा हो जाते हैं, 8 ब्लास्टोमियर से जब ज्यादा हो जाते हैं, तब इसको क्या किया जाता है? अगर मान लीजिए एम्ब्रियो को किसमें डाल दिया जाता है? इसके अंदर, है ना, किसमें? इस एंडोमेट्रियम के अंदर इंप्लांट कर दिया जाता है। एम्ब्रियो को किसमें इंप्लांट कर रहे हैं? एंडोमेट्रियम के अंदर। तो इसे कहते हैं इंट्रा IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ये IUT है। इसका मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर दो प्रकार का हो गया, एक तो ZIFT है ना, और एक हो गया IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। 4 चीजें अपन ने पढ़ ली है। IVF पढ़ लिया, ET पढ़ लिया, ZIFT पढ़ लिया, IUT पढ़ लिया। अरे देखो, IVF का मतलब तो बाहर, फेलोपियन ट्यूब के बाहर, ये यूं कहें कि एक तरह से पूरे शरीर के बाहर। फेलोपियन ट्यूब क्या? पूरे शरीर के बाहर, मादा के शरीर के बाहर निषेचन करवाना क्या कहलाता है? ZIFT, जाइगोट IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद में बने हुए युग्मनज को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? इस भ्रूण को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? या तो कर सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर फेलोपियन ट्यूब में, या तो फेलोपियन ट्यूब में कर सकते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब में करेंगे तो ZIFT कहलाएगा, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। हालांकि ये जाइगोट नहीं है, जाइगोट से ज्यादा बन गया, लेकिन 8 से कम है ना, इसलिए जाइगोट बोल देते हैं इसको ऐसे ही मन से। और या फिर हम क्या करेंगे? एंडोमेट्रियम के अंदर इसको डाल देंगे, तो इसको क्या कहेंगे? IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। समझ में आई क्या बात? यहाँ तक कंप्लीट है। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया? हमारा एक तो हो गया भैया, एक तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, किधर गया? ये रहा। एक तो हमारा हो गया IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया। वेजाइन क्या मैंने ये क्या किया? वेजाइनल ट्रांसफर लिख लिया ना पहले। अच्छा ठीक है, एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं लिखा। ये वाला तो हो गया ना अपना, ये वाला तो हो गया, इसको हटाओ, ये वाला हो गया। ZIFT हो गया, IUT हो गया, है ना। ये दोनों क्या है? एम्ब्रियो ट्रांसफर, ET है। ये दोनों एम्ब्रियो ट्रांसफर है। अब हमारा पड़ा बचा क्या है? एक तो गिफ्ट बच गया है, VT बच गया है, वेजाइनल ट्रांसफर वगैरह बच गया है, वो उसी का प्रकार है। ICSI बच गया है। अभी इसको कर लेते हैं फटाफट से। हाँ देखो, एक अपने को पढ़ना है गिफ्ट के बारे में, JIFT, गिफ्ट। ये समझ लो कि अच्छा, लड़कियों को बहुत ज्यादा गिफ्ट पसंद होते हैं, बहुत ज्यादा। तो ये फीमेल की बीमारी है। मान लो कि कोई फीमेल है जिसके शरीर में अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा है, जिसके शरीर में मतलब अंडाशय में अंडाणु नहीं बन पा रहे, ठीक है। अब उसके अंडाणु नहीं बन पा रहे हैं, बाकी सब ठीक है, अंडाणु ही नहीं बन पा रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है। अब चलो इधर बना लेते हैं इसको। ये कोई फीमेल है, ठीक है। इस फीमेल की बॉडी के अंदर, इस फीमेल के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण नहीं हो पा रहा है, और यहाँ इसकी फ्रेंड बेचारी इससे मिलने के लिए आती है ना, और वो बड़ी बड़ी हैप्पी हैप्पी से आती है, ठीक है।
ये कहती है तुझे क्या हुआ बहन, तू क्यों इतनी उदास है ना। ये इसकी फ्रेंड है, ये इससे मिलने के लिए आती है। ठीक है, इनका नाम रख लेते हैं, क्या नाम रखें, इना मीना रख लेते हैं। ये इना हो गई, ये मीना हो गई। ठीक है, इना मीना से बोलती है क्या हुआ तू उतनी सैड क्यों है। ये कहती देखना यार मुझे तो बच्चे नहीं हो पा रहे, इतने साल हो गए, हमने बहुत कोशिश कर ली लेकिन मुझे में ही प्रॉब्लम है। ये इना कहेगी इसको क्या हुआ तुझ में, क्या प्रॉब्लम है भैया, तुझे क्या हुआ, तू अच्छी खासी है। तो ये कहती है कि मुझ में जो है अंडाणु नहीं बन पा रहे, मेरी ओवेरी के अंदर अंडाणु बन ही नहीं पा रहे, है ना। तो अंडाणु ही नहीं बनेगा तो निषेचन किससे करेगा, शुक्राणु। ठीक है, तो फिर ये कहती है ना तू टेंशन मत ले, मेरे अंदर तो अंडाणु बन पा रहे ना, मेरे अंदर तो हर महीने अंडाणु बन रहा है, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और तुझे मैं एक अंडाणु दे भी दूंगी तो मेरे कौन सी कमी हो जाएगी, मुझे कौन से हर महीने बच्चे पैदा करने। तो ये इना क्या करेगी, अपनी ओवेरी से, है ना, जो भी अब ओवेरी है इसके अंदर, इसकी जो ओवेरी है यहां से इस अंडाणु को लेकर, इस अंडाणु को लेकर, अच्छा इसमें ये क्या करेगी, इसके अंदर तो अंडाणु बन पा रहा है, ठीक है, अब इसमें अंडाणु का निर्माण हो पा रहा है तो इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये अपना अंडाणु क्या कर सकती है, दे सकती है, दे सकती है ना। तो ये यहाँ पर देखो इसके अंदर जो अंडाणु बनेगा ये कहेगी ले तेरे को दे देती हूँ मैं मेरा अंडाणु। तो ये क्या कर देगी, ये इसका अंडाणु जो है इसके फेलोपियन ट्यूब में, यहाँ पर देखो ये फेलोपियन ट्यूब हो गई ना, ये लो, ये फेलोपियन ट्यूब हो गई, ये लो ये लो ये लो, ठीक है। तो ये इसका अंडाणु कहेगी ले तेरे को उधार दे देती हूँ मैं, चल तू भी क्या याद रखेगी, तेरी फ्रेंड हूँ मैं, अब ये दे ले। तो ये इसका जो है ना, ये गिफ्ट में फ्रेंडशिप के दिन इसका अंडाणु इसको दे देती, मान लो फ्रेंडशिप के दिन दिन ही नहीं, जरूरी नहीं है कि भाई उसी दिन, किसी भी दिन। ये अपना अंडाणु यहाँ पर किस में रखा, इसने इसने रख दिया फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है, इसको दे दिया। मतलब अब नॉर्मली इसका इनके हस्बैंड को और इनके बीच में जब इंटरकोर्स की क्रिया होगी तो यहाँ से शुक्राणु आएंगे, दोनों मिलेंगे, निषेचन की हो जाएगी, बच्चा बन जाएगा, खुश, ये भी हैप्पी, ये और भी हैप्पी, इसने इसको गिफ्ट में दिया, अपना अंडाणु दिया। तो इसका नाम हो गया, इस विधि का नाम GIFT। GIFT मतलब गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। देखो गेमेट किया, गेमेट इसने दिया, गेमेट, गेमेट का मतलब युग्मक दिया इसने, किसमें, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर इसने अपना गेमेट डाल दिया, किसने, उसने इना ने दिया मीना को, ठीक है। तो गेमेट को इसमें डाल दिया, इसमें फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो इसने क्या किया, गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, फेलोपियन ट्रांसफर किया ना, फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाला ना इसने अपना गेमेट, इसको कहेंगे बस GIFT हो गया। नेक्स्ट विधि पढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट विधि है अपनी कौन सी, ये है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल, मुझे स्पेलिंग नहीं आती बच्चों लेकिन तुम समझ जाना, इंसेमिनेशन, चलो हिंदी में लिख लेती हूँ, तुम्हारा इंग्लिश का पता नहीं मुझे। इसको कहते हैं कृत्रिम वीर्य सेचन, वीर्य सेचन, कृत्रिम वीर्य सेचन। अच्छा वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, इंसेमिनेशन का मतलब होता है शुक्राणु का फीमेल की बॉडी में जाना, या वीर्य का फीमेल की बॉडी के अंदर जाना, क्या कहलाता है, वीर्य सेचन कहलाता है। अब ये किसकी प्रॉब्लम है, ये वाली जो है ये दिक्कत किसकी है, देखो सुनना ध्यान से। मान लीजिए कि एक लड़का है, क्या है, एक लड़का है, ठीक है, ये मान लो कि ये कोई लड़का है, ये कितना गंदा लड़का बनाया मैंने, यार इसको हटाती हूँ मैं, क्या बना दिया मैंने पता नहीं। ये मान लो ये कोई लड़का है और इस लड़के की दिक्कत ये है, दो दिक्कतें हो सकती है, या तो मान लीजिए कि इसके अंदर शुक्राणु जो है वो बहुत कम बन रहे हैं, क्या हो रहा है, शुक्राणु कम बन रहे हैं, कंडीशन देखना कहां कहां पर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। मान लो कि इसमें एक तो क्या हो रहा है, शुक्राणु बहुत कम बन पा रहे हैं, जितने बनने चाहिए उतने नहीं बन पा रहे, अब कम बन रहे हैं तो वो जैसे ही बॉडी के अंदर जाएंगे, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बॉडी की, जो कि शुक्राणु को नष्ट करती है, जैसे पीएच हो गया, WBC वगैरह हो गई, तो जैसे वैसे तो कम बन रहे हैं और जाते ही उसको नष्ट कर दिया जा रहा है, तो निषेचन हो ही नहीं पाएगा, तो ये भी बेचारा दुखी, ये शुक्राणु कम बन पा रहा है। ये मान लीजिए कि इसमें लिंग में तनाव नहीं हो पा रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लिंग में तनाव नहीं हो पा रहा है, तो लिंग में तनाव नहीं होगा तो जो पेनिस होगा, यानी कि पेनिस में तनाव नहीं हो पा रहा तो पेनिस अधिक गहराई तक नहीं जा पाएगा,
है ना, अधिक वेजाइना की अधिक गहराई तक जा ही नहीं पाएगा, तो शुक्राणु को अंदर डाल ही नहीं पाएगा। पहली चीज तो वो शुक्राणु को अंदर डाल ही नहीं पाएगा, है ना, फीमेल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा ही नहीं पाएगा, यानी कि वीर्य सेचन नहीं कर पाएगा। ये 2 दिक्कतें हो सकती है इस मेल की। तो इसके लिए क्या किया जाता है भैया, इसको डॉक्टर बोलते हैं तू टेंशन मत ले, बिल्कुल भी टेंशन मत ले, तो बस इतना कर, अपने शुक्राणुओं को एक ट्यूब के अंदर हमें दे दे, है ना, ये ट्यूब रहेगी मान लो, ये ट्यूब हो गई मान लो, और इसके अंदर इसने क्या किया, अपने शुक्राणु को जितने भी बन रहे हैं, मान लो कम भी बन रहे हो, उसको लाकर दे दिया, ठीक है, इसने दे दिया। अब इसको क्या किया जाएगा, ये जैसे ये हो गया गर्भाशय, ये बार बार बना के खुद भी परेशान हो गई हूँ, और चलो कोई नहीं, आज का और है बस, ये लो, ये इसकी फीमेल की बॉडी हो गई, मान लो ये इसकी फीमेल कौन सी है, ये फीमेल, ये इसकी वाइफ हो गई, ठीक है, ये इसकी वाइफ हो गई, ये इसकी वाइफ नहीं है, मतलब ये इसकी वाइफ की मादा जनन तंत्र हो गया, ठीक है। अब इन शुक्राणुओं को क्या किया जाएगा, पहले तो एक सिरिंज में भरा जाएगा, ठीक है, मान लो कि एक सिरिंज ले ली है, एक ऐसी सिरिंज ले ली, है ना, और ये इसकी नलिका हो गई, तो इसके अंदर इसमें इन्होंने क्या किया, शुक्राणु को भर दिया, ये लो शुक्राणु को इसमें भर दिया शुक्राणु को। अब क्या किया जाएगा, देखो 2 कंडीशन है, शुक्राणु अगर कम बन रहे हैं, शुक्राणु अगर कम बन रहे हैं तो फिर क्या किया जाएगा, शुक्राणुओं को लेकर कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा अपने, एक सेकंड रुको, अगर शुक्राणु कम बन रहे हैं तब तो शुक्राणुओं को लेकर गर्भाशय के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ताकि शुक्राणु अधिक ऊंचाई तक चले जाए पहले से ही, तो अंडाणु पास में होगा तो फटाफट पहुंच जाएंगे, ज्यादा चीजें उसको मार नहीं पाएगी, शुक्राणु को मार नहीं पाएगी, तो बहुत जल्दी वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएंगे, तो बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया जाता है, किसको, शुक्राणुओं को। कब, जब अगर मान लो शुक्राणु कम बन रहे हैं तो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इस कंडीशन को हम कहेंगे IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, यानी कि यूटेराइन के अंदर, यूट्रस कैविटी के अंदर या गर्भाशय के अंदर क्या किया, इंसेमिनेशन किया, शुक्राणु को लिया, मेल तो डाल ही रहा है, यहां पर तो डॉक्टर करेंगे ये सारा काम, तो एक सिरिंज के द्वारा डाला जा रहा है, कृत्रिम रूप से डाला जा रहा है, तो इसको कहेंगे IUI, यानी कि इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है ना। और अगर मान लो कि इस मेल के अंदर लिंग में तनाव नहीं हो पा रहा है, तब क्या किया जाएगा, इसको शुक्राणुओं को जो है वेजाइना के ऊपर मोस्ट है ना, अपर मोस्ट पार्ट के ऊपर, यहाँ पर सर्विक्स वगैरह में यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि सिर्फ शुक्राणु मान लो अच्छे बन रहे हैं, लेकिन शुक्राणु ऊपर की ओर नहीं जा पा रहे, तनाव नहीं हो पा रहा है, इस कंडीशन को अपन कहते हैं वेजाइनल ट्रांसफर, क्या कहेंगे, वेजाइनल ट्रांसफर, VT, यहां पर आ गया VT, वेजाइनल ट्रांसफर, है ना। और पूरी घटना को अपन कहेंगे AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियली शुक्राणुओं को फीमेल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाना, ठीक है, ये हो गया आर्टिफिशियली इंजेक्ट करवाना बॉडी के अंदर। तो इसके 2 पार्ट हो गए, या तो वेजाइना के अंदर करवाएंगे तो वेजाइनल ट्रांसफर, और अगर गर्भाशय में करवा रहे तो फिर उसको अपन कहेंगे इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है ना। बस ये हमारी विधि खत्म, लास्ट एक विधि और बची है, बस एक विधि, छोटी सी विधि है, जिसका की नाम है ICSI, इसका नाम है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या किया जाता है, मान लो कि कोई व्यक्ति जो है ना, ये मान लो कोई बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, इसकी मान लो एज ज्यादा हो चुकी है, बूढ़ा व्यक्ति है, मान लो एज ज्यादा हो चुकी है, और इसके अंदर जो शुक्राणु बन रहे हैं, इसके जो शुक्राणु हैं, वो शुक्राणु जो हैं, उनमें शुक्राणु में निषेचन की क्षमता नहीं है, क्या नहीं है, निषेचन की क्षमता नहीं है, मतलब शुक्राणु बन तो रहे हैं लेकिन वो निषेचन नहीं कर पा रहे,
ऐसा हो सकता है ज्यादा एज के अंदर हो गया हो, इस वजह से भी हो सकता है। शुक्राणु में निषेचन की क्षमता ही नहीं है, अंडाणु को भेद नहीं पा रहा है, इसकी फीमेल है, मेल मतलब इसकी जो वाइफ है उसके अंडाणु को भेद नहीं पा रहा है, तो इसलिए वो पापा बनना तो चाहता है कि भाई क्या पता, हो सकता है इसकी लेट शादी हुई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसको, और या फिर और भी बच्चे पैदा करने हो, ये भी कारण हो सकता है। तो शुक्राणु में निषेचन की क्षमता नहीं है, तो क्या किया जाता है, देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो बाहर का मतलब रोड पे नहीं, लेब के अंदर क्या किया जाएगा, इसकी फीमेल का, इसकी वही जो भी वाइफ है उसका अंडाणु ले लिया जाएगा, और उसके बाद में क्या किया जाएगा, इस अंडाणु के अंदर, ये अंडाणु हो गया, अंडाणु के अंदर क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो इस मेल का, है ना, इस मेल का जो भी स्पर्म होगा, उस स्पर्म को लेकर यहां पर जैसे ये स्पर्म हो गया, ये स्पर्म हो गया, इस स्पर्म को लेकर डायरेक्ट किसमें डाल दिया जाएगा, डायरेक्ट अंडाणु के अंदर ही डाल दिया जाएगा। निषेचन की क्षमता नहीं थी ना इसमें, अंडाणु में लोग इंजेक्ट करवा दिया। भाई केंद्रक जाना चाहिए ना मेन, तो केंद्रक को या शुक्राणु का जो भी होगा पार्ट, उसको अंदर डाल दिया जाएगा, किसमें, अंडाणु के अंदर। तो इसमें क्या किया, इसमें इसके शुक्राणु को लिया और अंडाणु के अंदर इसको भेद दिया, अंडाणु के अंदर इसकी निषेचन करवा दिया, मतलब अंडाणु के अंदर ही डाल दिया, लो तू अंदर नहीं जा पा रहा, हम तुझे अंदर डाल देंगे, तो उसको अंदर डाल दिया। इस प्रक्रिया को कहते हैं आईसीएस, इंट्रा साइटोप्लाज्म में, किसके साइटोप्लाज्म में, अंडाणु के, है ना। तो स्पर्म इंजेक्शन, तो साइटोप्लाज्म में जो है यानी कि कोशिका द्रव्य हो गया एक तरह का अंडाणु का, उसके अंदर किसको डाल दिया, स्पर्म को डाल दिया, इंजेक्ट करवा दिया स्पर्म को। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये कब होता है, जब शुक्राणु में निषेचन की क्षमता नहीं हो। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कैसे हो सकता है कि ऐसे पूछ ले कि मान लो कि एक नर है, उसमें शुक्राणु कम बन रहे हैं, तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, आपको आईसीएसआई मिल सकता है। इससे पहले वाली जो आपको जो हमने पढ़ा, जैसे कि वेजाइनल ट्रांसफर मिल सकता है ना, वेजाइनल ट्रांसफर या इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर मिल सकता है, कुछ भी ऑप्शन में मिल सकता है, लेकिन आपको देखना है कि किस घटना के अंदर क्या चीज हो रही है। यहाँ शुक्राणु निषेचन की क्षमता कम बताई गई है, तभी ये होगा, बाकी नहीं होगा। बाकी और कोई चीज, मान लो शुक्राणु कम भी बन रहे हैं ना, तो शुक्राणु कम बन रहे हैं तो भी इसका ये वाली प्रोसेस नहीं करवाएंगे। शुक्राणु कम बन रहे हैं तो इसको अंदर क्यों डाले, फिर तो वो क्या कहाँ पर डाल सकते हैं, शुक्राणु को लेकर इंसेमिनेशन करवा सकते हैं। कौन सा इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एआई करवा सकते हैं। कहाँ डाल सकते हैं, गर्भाशय के ऊपरी भाग में डाल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपको मैंने कंडीशनें बता दी है ना, तो ये कंडीशन हो सकती है इसके अंदर। चलिए, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो गया है ये टॉपिक। बहुत ही इजी सा टॉपिक था और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मुझे ये टॉपिक करवाना था। और ये क्लास तो वैसे रिकॉर्डेड क्लास है अपनी, है ना। 5वां जो चैप्टर होगा उसकी मैं लाइव क्लासेस लूंगी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड कर दी है क्लास को, और उसके बाद में हम लेंगे लाइव क्लासेस बिल्कुल उसी टाइम पे, 6:15 बजे टाइम पे ही अपन रिकॉर्डेड क्लासेस लेंगे। उससे पहले मैं आपके लिए इस चैप्टर का एमसीक्यूज लेके आने वाली हूँ, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, अपनी अच्छी तैयारी रखें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है ना, उस दिन वो क्लास देखें और आंसर दें। ओके, बाय बाय।